नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव सिंह आपका औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय ड्राफ्टमैन सिविल के सैद्धांतिक विषय ड्राइंग उपकरण पर चर्चा में स्वागत करता हूँ। सबसे पहले हमें जो हमारा टॉपिक है उसको समझना होगा। ड्राइंग उपकरण मतलब ड्राइंग के लिए किन किन उपकरणों का हमें इस्तेमाल करना है। आइए देखते हैं। ड्राइंग उपकरण के बारे में हम जितना जानते हैं, कई तरह के उपकरण होते हैं जिनका इस्तेमाल हम ड्राइंग बनाने के लिए करते हैं, जिनका इस्तेमाल हम सही ड्राइंग बनाने के लिए करते हैं। और अगर उनका हम सही तरीके से या इफ़िशिएंटली हम अगर उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं तो हम कितनी मुश्किलों से उन ड्राइंग को बना पाएंगे या कितना हमारी ड्राइंग पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, इन सबको हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारे ये जानना ज़रूरी है, हमें इस बारे की जानकारी बहुत ज़्यादा होनी आवश्यक है कि ड्राइंग का उपयोग हम करते ही क्यों हैं, ड्राइंग हम बनाते ही क्यों हैं। ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि हम ड्राइंग का बना रहे हैं। ड्राइंग को एक भाषा कही जाती है, जैसे हम हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, मराठी बोलते हैं, गुजराती बोलते हैं, वैसे ही एक ड्राइंग भी एक भाषा है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच में अपनी नॉलेज को ट्रांसफ़र करने का एक तरीका है। तो हमें क्या ज़रूरत पड़ गई कि हमें एक भाषा ड्राइंग का उसको इंट्रोड्यूस करना पड़ा, उसको हमें प्रकाश में लाना पड़ा। ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई हमको, ड्राइंग की ही क्यों ज़रूरत पड़ गई। तो उसके लिए हमें ये जानना होगा कि ड्राइंग का उद्गम कब हुआ, ड्राइंग कब बना। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं, हमने आपने सभी ने बचपन में भी कुछ ड्राइंग बनाई थी। बचपन में भी हर बच्चा कला के सब्जेक्ट में कला बनाता है, ड्राइंग बनाता है कुछ ना कुछ। तो ड्राइंग दो तरीके की होती है। एक होती है प्राविधिक कला, जिसको इंजीनियरिंग ड्राइंग बोलते हैं। एक होती है कलात्मक कला, या मतलब जो कला के लिए की जाती है, जो आपके कला के लिए की जाए उसको हम कला कहते हैं। एक होती है प्राविधिक कला जो इंजीनियरिंग के लिए की जाए, जो नॉलेज ट्रांसफ़र के लिए किया जाए, उसको प्राविधिक कला कहते हैं। तो जो कला है उसका हम बरसों से इस्तेमाल करते आए हैं अपने अंदर के एक्सप्रेशंस को, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए। कभी कभी हम ड्राइंग का इस्तेमाल करते हैं, कभी गाना गाते हैं, कभी ड्राइंग बनाते हैं, कभी तबला या मतलब वो जो भी चीज़ें हैं उसको एक्सप्रेस करने के लिए अलग चीज़ों का इस्तेमाल होता है, जिसमें से एक है कला, ड्राइंग बनाना। अब हम जो इंजीनियरिंग ड्राइंग करते हैं वो हमारी कलात्मक कला से बहुत अलग होती है। उसका इस्तेमाल नॉलेज ट्रांसफ़र के लिए एक इंजीनियरिंग नॉलेज ट्रांसफ़र के लिए किया जाता है। इसका इस्तेमाल पिछले कई सालों से किया जा रहा है, इसका इस्तेमाल विगत कई वर्षों से किया जा रहा है। जैसे एक एग्ज़ाम्पल लेंगे हम, इसका इस्तेमाल कैसे होता है या इसकी हमें पढ़ने की क्यों आवश्यकता है या हमें इसके बारे में जानना ज़रूरी क्यों है, अगर हम टेक्निकल पार्ट से हैं तो। जैसे कि मान लीजिए एक मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल में कई सारे पार्ट होते हैं। जैसे हेडलाइट हो गया, टेल लाइट हो गई, हॉर्न हो गया, इंजन, पिस्टन, उसके सिलेंडर, पिस्टन रिंग, कई तरह के वॉल्व होते हैं, फ्यूल इंजेक्टर्स होते हैं, फ्यूल टैंक होता है, पाइप लाइन्स होती हैं, फ्यूल पाइप्स होती है, ऑयल होते हैं, कई तरीके की चीज़ें होती हैं जिसका इस्तेमाल एक मोटरसाइकिल में किया जाता है। एक मोटरसाइकिल हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, तो मोटरसाइकिल में भी हज़ारों पार्ट्स होते हैं। अब कोई मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो खुद के इन हाउस प्रोडक्शन कभी नहीं करेगी सारी चीज़ों का, कि वो टायर भी बना रही है, वो लाइट भी बना रही है, वो सीट कवर भी बना रही है, वो तार भी बना रही है, ऐसा कभी नहीं करेगी वो। तो वो करती क्या है, वो दूसरे लोगों को टेंडर दे देती है। दूसरे लोगों को कह देती है, जो टायर बनाने वाली कंपनी है उसको बोल देती है हमें 1000 टायर आप दे दो, उस टायर का ये डायमेंशन होना चाहिए। तो वो दूसरों को काम पे लगा देती है, जो उसी चीज़ की फैक्ट्री खोले बैठे हैं, वो फटाफट उनको काम करके दे देंगे, तब तक ये अपना दूसरा काम करते हैं। तो ये ड्राइंग इसलिए ज़रूरी है, ड्राइंग में इनको हर जगह जाना नहीं पड़ेगा। जैसे 10,000 आइटम है तो 10,000 जगह इनको जाके उन चीज़ों को समझाना नहीं पड़ेगा। वो बड़े प्रेम से एक ड्राइंग दे देंगे उनको। उन ड्राइंग को देख के सामने वाला आदमी, सामने वाली कंपनी बड़े बड़े आराम से उस प्रोडक्ट को बना लेगी जितनी क्वांटिटी में वो इन्होंने ऑर्डर किया था। जैसे ही हो जाएगा वो उनको इंस्पेक्शन के लिए बुला लेंगे और इंस्पेक्शन होते ही प्रोडक्ट डिलीवर हो जाएगा।
तो ड्राइंग से बड़ा कन्वीनियंट हो जाता है इंडस्ट्री में। इसी तरह जब हम ड्राफ्टमैन सिविल की बात कर रहे हैं, जब हम फ़िलहाल ड्राफ्टमैन सिविल की बात कर रहे हैं, तो ड्राफ्टमैन सिविल में भी हम घर की ड्राइंग बनाएंगे, सड़कों की ड्राइंग बनाएंगे, पुल की ड्राइंग बनाएंगे। तो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या है क्या नहीं है, वो हम एक साइट पे रहते हुए, हमेशा हमें उस साइट पे रह के काम करवाने की ज़रूरत नहीं, हमने दे दिया, जो वहाँ का साइट इंजीनियर होगा उस उन चीज़ों को, उस ड्राइंग को हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पढ़ के बनाता जाएगा, बाद में उसका इंस्पेक्शन भी उसी ड्राइंग के हिसाब से हो जाएगा। तो इसलिए मतलब हम इंडस्ट्री या सिविल, दोनों दोनों तरफ से, मैकेनिकल या सिविल दोनों तरफ से ड्राइंग का इस्तेमाल हमने देखा। अब हमने आपको बताया कि एक भाषा है, एक अपनी भावनाओं को या अपनी नॉलेज को एक आदमी से दूसरे आदमी में ट्रांसफ़र करने का एक भाषा है ये। तो इसके भी कुछ व्याकरण होगा, इसकी भी कुछ बातें होंगी जो हमें समझनी पड़ेगी कि इसके लिए कौन कौन से यंत्रों का उपयोग करना है, कौन सी चीज़ों का उपयोग करना है, कब कौन सी चीज़ों का उपयोग करना है, जिससे हमारा ड्राइंग बहुत ही आसानी से एक्यूरेटली, इफ़िशिएंटली बन जाए। ठीक है, तो चलते हैं हम ड्राइंग में उपयोग होने वाले जो उपकरण हैं, उनमें जो मुख्य उपकरण हैं उनके बारे में। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ड्राइंग बोर्ड है। ड्राइंग बोर्ड, हम ड्राइंग जो बनाते हैं उस ड्राइंग शीट पे ड्राइंग बनाते हैं। तो जब भी हम ड्राइंग बनाएंगे वो किसी भी सतह पे रख के नहीं बनाएंगे, हम उसको एक पर्टिकुलर सतह पे, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे रख के बनाएंगे, जिसको हम बोलते हैं ड्राइंग बोर्ड। ड्राइंग बोर्ड वो ऑब्जेक्ट होता है जिसके ऊपर हम ड्राइंग शीट को रख के अपनी ड्राइंग बनाते हैं। टी स्क्वायर होता है, ये टी के जैसा दिखता है। हम इन सभी चीज़ों के बारे में ब्रीफली अभी समझेंगे, सबसे पहले टाइटल देख लें। तो उसमें टी स्क्वायर एक टी के जैसा ऑब्जेक्ट होता है जिसका इस्तेमाल हम पैरेलल या परपेंडिकुलर लाइंस खींचने के लिए करते हैं, क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर रेखा खींचने के लिए हम करते हैं टी स्क्वायर का इस्तेमाल। सेट स्क्वायर हमेशा सेट्स में आते हैं, जोड़े में आते हैं। जो एक होता है 30-60-90, एक होता है 45-45-90, अंश के जो कोण बनाए उनको हम सेट स्क्वायर कहते हैं। इसका इस्तेमाल एक पर्टिकुलर एंगल्स बनाने के लिए किया जाता है, इसका इस्तेमाल सीधी रेखा खींचने के लिए किया जाता है, इसका इस्तेमाल इसमें कुछ चांदा भी दिया जाता है तो कोण बनाने के लिए भी किया जाता है, इसमें फ्रेंच कर्व भी दिया होता है। तो अलग अलग तरीके की चीज़ों का इस्तेमाल इसको सेट स्क्वायर को हम बेसिकली करते हैं। लेकिन इसका मेन जो फंक्शन है वो है कई तरह की एंगुलर रेखाएं हम खींच सकते हैं। जैसे 30 डिग्री का खींचना है तो हमने सीधा 30 वाला साइड रख के हमने खींच लिया। अगर हमको 60 का खींचना है तो 60 रख के खींच लिया। 45 खींचना है तो 45 रख के खींच लिया। 90 रखना है तो 90 रख के खींच लिया। अगर हमें कुछ और भी कोण बनाने तो एक सेट स्क्वायर को दूसरे सेट स्क्वायर के ऊपर रख के हम और भी अलग अलग तरीके के कोण बना सकते हैं। अगला है स्केल। स्केल को हम सभी अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ कर चुके हैं। तो स्केल का इस्तेमाल सीधी रेखाएं खींचने के लिए होता है, या जो खींची हुई रेखाओं को मापने के लिए किया जाता है, या माप के रेखाएं खींचने के लिए किया जाता है। पेंसिल हम सभी बचपन से ही पेंसिल का इस्तेमाल करते आए हैं, हम सभी बहुत अच्छे से पेंसिल के बारे में जानते हैं। लेकिन क्या हम ये जानते हैं कि पेंसिल कितने तरीके की होती हैं? पेंसिल जो है वो एक दो नहीं, लेकिन 19 तरीके की पेंसिल का इस्तेमाल हम इंजीनियरिंग ड्राइंग में करते हैं। 19 तरीके की पेंसिलों का इस्तेमाल। कब कौन सी पेंसिल का इस्तेमाल करना है वो हम आगे के चैप्टर्स में देखेंगे। अलग अलग पेंसिल का इस्तेमाल अलग अलग ड्राइंग बनाने के लिए, हर एक अलग अलग तरीके की पेंसिल का अलग अलग चीज़ों में उपयोग होता है, वो हम समझेंगे आगे। अगला है मिनी ड्राफ्टर। मिनी ड्राफ्टर का उपयोग हम एंगुलर और पैरेलल परपेंडिकुलर एंगुलर रेखाएं खींचने के लिए हम मिनी ड्राफ्टर का उपयोग करते हैं। अगला है फ्रेंच कर्व। फ्रेंच कर्व का उपयोग हम जो रेखाएं सीधी या एंगुलर, किसी पर्टिकुलर एंगुलर नहीं होती, जो कर्व रेखाएं होती हैं उनको खींचने के लिए हम फ्रेंच कर्व का इस्तेमाल करते हैं। अगला है पेंसिल कटर। जो पेंसिल अगर आपकी शार्प नहीं रह जाए तो हम पेंसिल कटर से उसको शार्प करते हैं। अगला है ड्राइंग पिन, टेप या क्लिप। ड्राइंग शीट को जब हम ड्राइंग बोर्ड पे रखते हैं तो ड्राइंग बोर्ड हमारा ड्राइंग शीट से हमेशा बड़ा होता है, वो एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। तो जब भी हम बड़े पोर्शन में एक ड्राइंग शीट को रखते हैं तो उसको एक चीज़ों पे फिक्स करके रखना पड़ता है ताकि वो बार बार हिले डुले नहीं, जिससे हमारा एंगल जो हमें लेना है वो डिस्टर्ब ना हो। तो इसके लिए हम
ड्राइंग शीट को ड्राइंग बोर्ड पे फिक्स करने के लिए ड्राइंग पिन, टेप या क्लिप का इस्तेमाल करते हैं। अगला है ड्राइंग शीट। ड्राइंग शीट जो होता है ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। ड्राइंग शीट वो एक शीट होती है जिसके ऊपर हम अपनी सारी ड्राइंग को संपादित करते हैं, अपनी सारी ड्राइंग उसी ड्राइंग शीट पे बनाते हैं। ये अलग अलग तरीके की आती हैं, अलग अलग डायमेंशंस में आती हैं। अगला है ड्राइंग बॉक्स। ये इसमें अलग अलग तरीके की चीज़ें होती हैं, पेंसिल होगा, कंपास होगा, ये सारी चीज़ें होती हैं, ये हम आगे देखेंगे। बढ़ते हैं आगे की तरफ। सबसे पहला जो हमने नाम लिया था वो था ड्राइंग बोर्ड। ड्राइंग बोर्ड जैसे कि हमने बताया एक लकड़ी का आयताकार बोर्ड होता है जिसका जो लकड़ी से इसलिए बनाया जाता है ताकि ये ठंडी, गर्मी और बरसात किसी भी मौसम में फैले नहीं। और ये एक विशिष्ट प्रकार की लकड़ी से इसका बनाया जाता है जिससे वो कम से कम फैले और बहुत मजबूत हो। उसमें कोई बहुत स्मूथ सरफेस बनाया जाता है जिससे वो कभी भी उसमें गड्ढे या ये सब होने से हमारी ड्राइंग शीट ना फट जाए या हमारी ड्राइंग शीट ख़राब ना हो जाए। तो इस तरह से ड्राइंग बोर्ड बनाया था। ड्राइंग बोर्ड भी कई डायमेंशंस में आता है जिसको हम देखेंगे आगे। ड्राइंग बोर्ड इन चार डायमेंशंस में आता है जिनको जैसे B0, B1, B2 और B3। B0 का डायमेंशन है 150 mm गुड़े, सॉरी यहाँ 1900 लग गया, 900 mm, 150 mm गुड़े 900 mm। ये हमारा ड्राइंग बोर्ड का डायमेंशन है। तो इसके साथ ही इसकी चौड़ाई भी होती है जो लगभग 25 mm से 15 mm तक होती है। B0 और B1 की चौड़ाई जो होती है 25 mm की होती है, और B2 और B3 की जो चौड़ाई होती है वो 15 mm होती है। तो जो हमारी सबसे बड़ी ड्राइंग बोर्ड है वो है 1500 गुणे 900 mm का। उसका जो डायमेंशन है, सबसे बड़ा जो साइड है वो 1500 mm का, इसको ध्यान रखेंगे, इस पर फिर लौटेंगे। अगला जो है वो 1000 गुणे 700 mm का है। 1000 mm गुणे 700 mm मतलब लंबाई उसकी 1000 mm की होगी, क्योंकि हमने देखा ड्राइंग बोर्ड आयताकार होता है तो दोनों भी साइड उसकी सेम नहीं होगी। लंबाई अगर उसकी 1000 है तो चौड़ाई उसकी 700 होगी, और ऊंचाई 25 mm या 15 mm होगी। अगला है B2 जो 700 गुणे 500 mm का है। उसके बाद सबसे छोटा B3 जो 500 गुणे 350 mm का है। तो ये थी हमारे ड्राइंग बोर्ड के चार अलग अलग तरीके के ड्राइंग बोर्ड, जिसमें सबसे बड़ा हमारा 1500 गुणे 900 mm का है, और सबसे छोटा B3 जो 500 गुणे 350 mm का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमने नाम पढ़ा था वो था टी स्क्वायर। तो जो टी स्क्वायर है वो, जैसा कि नाम इसका इंडिकेट करता है, टी की तरह शेप का होता है। इसमें इसके मेनली दो पार्ट से बना होता है, स्ट्रोक और ब्लेड। स्ट्रोक इसका हेड होता है और ब्लेड इसकी लंबाई होती है। तो स्ट्रोक जो होता है वो ब्लेड पे एक स्क्रू से टाइट किया जाता है। ये मार्केट में रेडीली अवेलेबल मिलता है। इसकी जो ये 90 डिग्री के स्ट्रोक और ब्लेड के बीच में एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। और जो लेंथ का इस्तेमाल हम पूरा ड्राइंग शीट पे करते हैं, जिस लेंथ का इस्तेमाल हम इस टी स्क्वायर का करते हैं उसको हम वर्किंग एज बोलते हैं। जिस एज का इस्तेमाल हम करते हैं उसको हम वर्किंग एज कहते हैं। तो हम जानेंगे अब ये जैसे कि ड्राइंग बोर्ड था हमारा अलग अलग, चार अलग अलग तरीके के, चार अलग अलग साइज़ में, चार अलग अलग डायमेंशंस में आया, वैसा ही हमारा टी स्क्वायर भी चार अलग अलग डायमेंशंस में आएगा, जो इस तरह है T0, T1, T2 और T3। जैसा कि हमने देखा था हमारा सबसे बड़ा जो ड्राइंग बोर्ड था वो 1500 गुणे 900 mm का था। वो था 1500 गुणे 900 mm का। तो अगर हम अपना जो सबसे बड़ा टी स्क्वायर है, अगर हम 1500 mm से छोटा लेंगे तो हमारा हो सकता है किसी एक पार्ट में हमारा जो लाइन खींचनी है वो पूरी ना पहुंच पाए। इसलिए हमारी जो कम से कम लंबाई है वो, हमारी टी स्क्वायर की जो कम से कम लंबाई है वो ड्राइंग बोर्ड के कम से कम मतलब मैक्सिमम लंबाई से छोटी नहीं होनी चाहिए। तो वहाँ पे 1500 गुणे 900 था, तो इसकी लंबाई है 1500 mm। तो जो 1500 mm है, तो जब 900 खींचना होगा तो उसको रखेंगे, तो 900 mm की लंबाई भी हम उससे खींच सकते हैं। तो अगला जो है वो है 1000 mm। जो ड्राइंग बोर्ड
1000 गुणे 700 mm का था, उसमें हम इसको 1000 mm के टी स्क्वायर का इस्तेमाल करेंगे, जिसको बोलते हैं T1। T2 है जो, वो है 700 mm का, जो हम जब हम B2 ड्राइंग बोर्ड का इस्तेमाल करेंगे तो हम T2 टी स्क्वायर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हम B3 ड्राइंग बोर्ड का इस्तेमाल करेंगे तब हम T3 टी स्क्वायर का इस्तेमाल करेंगे। इस तरह हमने देखा सबसे बड़ा जो हमारा टी स्क्वायर है, 4 तरह के टी स्क्वायर होते हैं, T0, T1, T2 और T3। सबसे बड़ा जो टी स्क्वायर है उसका नाम है T0 और उसके डायमेंशन है 1500 mm। जो सबसे छोटा जो टी स्क्वायर है उसका नाम है T3 और उसके डायमेंशन है 500 mm। आगे बढ़ते हैं। सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं, सेट स्क्वायर प्लास्टिक के, लकड़ी के या टीन के भी बने होते हैं, लेकिन हम नॉर्मली प्लास्टिक के ही इसका सेट स्क्वायर का उपयोग करते हैं, क्योंकि ये पारदर्शी होता है, जिससे हम नीचे की रेखाओं को भी बहुत क्लियरली देख सकते हैं। इसमें ये दो तरह के, ये हमेशा जोड़े में मिलते हैं, जो दो तरह के होते हैं, 30, 60, 90 डिग्री के एक होता है, और एक होता है 45, 90 डिग्री का। जैसे जो भी ट्रायंगल होता है, ये ट्रायंगुलर शेप में होता है, जो भी ट्रायंगल होता है उसके आंतरिक कोणों का योग 180 होता है, ये हम सभी जानते हैं। तो 30, 60 और 90 180 हो गया, 45, 45 और 90 180 हो गया। तो इस तरह हम टी स्क्वायर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम देख रहे हैं इसमें एंगल मापने के लिए भी बना हुआ है 45, 45, 90 वाले सेट स्क्वायर में, और फ्रेंच कर्व भी बना हुआ है 45, 30, 60 और 90 वाले फ्रेंच कर्व में। तो हम इसको पार्शली फ्रेंच कर्व के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको चांदे के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं ज़रूरत पड़ने पे। बाकी इसमें हम सीधी रेखाएं खींचने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसका, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, और एक के ऊपर एक रख के हम दो अलग अलग तरीके के कोण भी हम इससे बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा है वो है स्केल। स्केल हम सभी जानते हैं, ये नॉर्मली स्केल हम स्टील के भी होते हैं, प्लास्टिक के भी होते हैं। इसका वही है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई नापने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। लकड़ी, लोहे या प्लास्टिक या कार्डबोर्ड की बनी होती है, जिसकी जो लंबाई होती है कभी 15 सेंटीमीटर भी होती है, 30 सेंटीमीटर भी होती है, 1-1 मीटर तक भी लंबे स्केल आपको मिलते हैं। लेकिन जो नॉर्मली हम ड्राइंग में या ड्राफ्टमैन सिविल में जिन जिन चीज़ों का, जिन जिन स्केल का इस्तेमाल करते हैं, वो नॉर्मली 30 सेंटीमीटर लंबी होती है। आगे बढ़ते हैं। ड्राइंग पेंसिल। ड्राइंग पेंसिल मैंने बताया ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसका चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कब कौन से ड्राइंग बनाने के लिए कब कौन सी पेंसिल का आपको इस्तेमाल करना है, ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसा कि मैंने बताया, ये 19 तरीके की होती हैं, 19 तरीके की ड्राइंग पेंसिल होती हैं। अब हमने तो बहुत ही कम, जैसे हमने शायद HB पेंसिल का नाम सुना होगा, जिसको हम हार्ड बॉन्ड कहते हैं। तो अब हम इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाते समय हम 19 तरीके के पेंसिलों का इस्तेमाल करेंगे, जो जिनको कई ग्रेड में, जिनको कई इसमें विधि के हिसाब से अलग अलग तरीक़ों में बांट दिया गया है। जैसे जो 19 तरीके हैं उनमें मेनली हम 2 पार्ट में उसको डिवाइड करते हैं ग्रेड के हिसाब से, हार्ड ग्रेड और सॉफ्ट ग्रेड। तो जो हार्ड ग्रेड होता है वो 9H से शुरू होता है, 9H, 8H, 7H, 6H, 5H, 4H, 3H, 2H और H। तो ऐसे ये टोटल 9-10 हो गए, 9 हो गए ऐसे। उसके बाद आता है HB। फिर जो जो सॉफ्ट ग्रेड है वो शुरू होता है B से। तो वो शुरू होता है B से, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7। तो 9H से 7B तक, और बीच में एक HB पेंसिल। तो इस तरह से 18-19 तरीके की आपकी पेंसिल हो गई, जिनका इस्तेमाल हम ड्राइंग में करते हैं। और हार्ड ग्रेड की जो पेंसिलें होती हैं उनका इस्तेमाल हम हल्की या महीन लाइनों बनाने के लिए करते हैं। जो H ग्रेड की पेंसिलें होती हैं उनका एरो हेड, सेक्शन हेड, एक्सटेंशन लाइन, सर्कल या आर्क बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। HB जो हम बहुत ही कॉमनली हमने नाम सुना है, HB का इस्तेमाल हम कुछ लिखने के लिए या स्केच बुक बनाने, मतलब स्केच बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं।
और बी जो होता है 4B से 7B तक का जो पेंसिल होती है उसका इस्तेमाल हम आर्टिस्टिक वर्क्स के लिए, जैसे स्केचिंग करने के लिए, शेडिंग करने के लिए इसका इस्तेमाल हम करते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि हार्ड ग्रेड और सॉफ्ट ग्रेड में अलग अलग तरीके की पेंसिलों को हमने विभाजित किया। और HB पेंसिल भी हमने देखी जिसका इंग्लिश में नाम है हार्ड बॉन्ड, ये याद रखिए, कई बार आता है। बाकी जो इसमें होता है, अब नाम तो अलग अलग हो गए, काम क्या है इनका या कैसे ये कैटेगराइज हुए। तो जो सबसे हार्ड पेंसिल होती है उसको कहते हैं 9H। सबसे सबसे हार्ड होती है वो 9H, फिर उससे कम जो हार्ड होगी उसको 8H, फिर उससे कम जो हार्ड होगी वो 7H, फिर 6H, फिर उससे कम 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 ऐसे होते हुए HB तक आते हैं। फिर उसके बाद आता है बी। तो बी फिर उसके बाद सब उससे सॉफ्ट होता जाएगा, सॉफ्ट होता, बी को सॉफ्ट माना जाता है, सॉफ्ट ग्रेड माना जाता है। जैसा कि मैंने बताया आपको, सॉफ्ट ग्रेड की पेंसिलों को बी से 7B तक होती हैं। तो बी से सॉफ्ट ग्रेड शुरू होता है, उसका नीचे नीचे आते जाएंगे। तो 7B जो है सबसे सॉफ्ट पेंसिल होती है, सबसे सॉफ्टर पेंसिल होती है। और 9H जो होता है वो सबसे हार्ड पेंसिल होती है। ये हल्की और बारीक चलती है 9H। और जो सॉफ्ट पेंसिल होती है 7B, वो गहरी और मोटी चलती है और जल्दी मिट जाती है। इस तरह से अलग अलग पेंसिल का इस्तेमाल कैसे उनको बांटा गया कि भाई सबसे जो हार्ड है, जो सबसे हार्ड पेंसिल है उसको अलग कैटेगरी में रखा गया, 9H से H तक उनको अलग कैटेगरी में रखा। जो सॉफ्ट हैं B से 7B उनको अलग कैटेगरी में रखा गया, जो जल्दी मिट जाएँ, जो सॉफ्ट हों। तो इस तरह से। और कौन सा पेंसिल का, HB पेंसिल का लिखने के लिए इस्तेमाल करेंगे, H ग्रेड की पेंसिल का एरो हेड, सेक्शन हेड, एक्सटेंशन लाइन बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। 2H पेंसिल का इस्तेमाल ऑब्जेक्ट लाइन, सेंटर लाइन, ब्रेक लाइन बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह से अलग अलग तरीके की अलग अलग नामों के पेंसिल का इस्तेमाल अलग अलग कामों के लिए किया जाता है। और उनके हार्डनेस या सॉफ्टनेस के हिसाब से उनको अलग अलग नाम दिया गया है। तो आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा रबर। रबर हम जानते हैं, हमने हम में से काफ़ी लोगों ने इस्तेमाल भी किया होगा, लगभग सभी लोगों ने इस्तेमाल किया होगा। ये वही रबर है जिसके बारे में हम जानते हैं। जब भी हम कोई गलत चीज़ों को बना देते हैं, जब भी हमसे कोई गलती हो जाती है, ह्यूमन एरर, तो हम उसको मिटाने के लिए रबर का इस्तेमाल करते हैं। रबर हमारा ऐसा होना चाहिए कि उससे कोई भी हमारे गंदगी ना फैले, उससे कोई भी ड्राइंग शीट फट ना जाए या गंदी ना हो जाए। तो अच्छी अच्छी रबर का इस्तेमाल करना चाहिए हमें। अगला है मिनी ड्राफ्टर। मिनी ड्राफ्टर का इस्तेमाल सेट स्क्वायर या टी स्क्वायर के इस्तेमाल जगह पे इस्तेमाल किया जाता है। ये सेट स्क्वायर और टी स्क्वायर दोनों का यूज़ कर सकती है। सेट स्क्वायर का इस्तेमाल हमने बताया था पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइन खींचने के लिए किया जाता है। इसमें आप देख रहे हैं जैसे जो एल बना हुआ है, उल्टा एल बना हुआ है, उसका इस्तेमाल हम पैरेलल और परपेंडिकुलर दोनों लाइन खींचने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं उसका। इसी के साथ इसमें जो गोल सा दिख रहा है उसमें एक एंगल टाइप बना होता है जिसका हम एंगुलर खींचने के लिए 30 डिग्री, 40 डिग्री, 35 डिग्री, 45 डिग्री, इन इन कई तरीक़ों के इसमें खींचने के लिए हम कर सकते हैं। एंगल बने होते हैं, उससे हम कई कोणों में हम उन एंगल्स को बना सकते हैं। ये अब बहुत ही ब्रॉडली यूज़ होता है। इसके साथ ही एक और जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसको कहते हैं रोलर। जो जो एक स्केल टाइप होता है, उसके पीछे एक पहिया नुमा कुछ लगा होता है जिससे हम लाइन खींच के फिर उस ऊपर उठा के पहिए से पैरेलल लाइन आगे बढ़ा देते हैं। रोलर का इस्तेमाल भी आजकल बहुत ही कॉमनली किया जाता है। तो ये हो गया मिनी ड्राफ्टर और रोलर। अगला है फ्रेंच कर्व। हमने देखा कि जो भी हम लाइन बना रहे थे सीधी सीधी बना रहे थे, जब हम टेढ़ी लाइन या हमको बिना जब बिना एंगल वाली लाइन, जो जिसको कर्व लाइन बोलते हैं, जब हमें कर्व लाइन बनानी होगी तो हमें बड़ी असुविधा होती है। इसलिए हम कर्व लाइन बनाने के लिए फ्रेंच कर्व का इस्तेमाल करते हैं। इनका ये प्लास्टिक की, लकड़ी की या धातु की बनी होती है। हम नॉर्मली जो फ्रेंच कर्व का इस्तेमाल करते हैं वो प्लास्टिक की बनी होती है। अगला है पेंसिल कटर। जब भी हम पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं तो धीरे धीरे वो घिस जाती है, हम सभी जानते हैं। तो उसको सही करने के लिए, उसको फिर से नुकीला करने के लिए हम पेंसिल कटर का इस्तेमाल करते हैं। अगला है ड्राइंग पिन, टेप या क्लिप। अब इसकी क्या ज़रूरत है? जैसे हमने जब भी हम ड्राइंग शीट को
ड्राइंग बोर्ड पे फिक्स करेंगे तो उसको फिक्स जो रखेंगे बनाने शुरू करने से पहले उसको फिक्स करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब ड्राइंग शीट हिलती रहेगी तो हमारा ड्राइंग का डायमेंशन चेंज होता रहेगा, ड्राइंग का एंगल चेंज होता रहेगा। तो इसीलिए उसको फिक्स करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और उसको तब तक नहीं हटाएंगे जब तक हम शुरू से अंत तक पूरी ड्राइंग को कंप्लीट ना कर लें। तो उसके लिए हम ड्राइंग को पिन भी कर सकते हैं कि हमने ड्राइंग को उसके चारों कोनों पे हमने पिन कर दिया, जिससे वो ड्राइंग आगे के इसमें हिलेगी नहीं। इससे ड्राइंग बोर्ड भी ख़राब होने की संभावना होती है। ड्राइंग शीट पे तो मान लीजिए एक छेद छोटा सा हो ही जाएगा। हम टेप भी लगा सकते हैं, लेकिन उसमें भी ड्राइंग शीट फटने का डर होता है। तो सबसे जो बेस्ट चीज़ होती है, जो आजकल बहुत इस्तेमाल होती है, वो ड्राइंग क्लिप होती हैं, जिसको क्लिप की तरह से हमने लगा दिया, और वो उसके बाद फिर हमने जब निकाला तो ना ड्राइंग शीट ख़राब हुई, ना ड्राइंग बोर्ड ख़राब हुआ। तो इस तरह से ड्राइंग पिन, टेप या क्लिप का इस्तेमाल हम ड्राइंग शीट को ड्राइंग बोर्ड पे ड्राइंग शुरू करने से ड्राइंग ख़त्म करने तक फिक्स रखने के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं। अगला है ड्राइंग शीट। ड्राइंग शीट का हम बहुत शुरू से ही नाम ले रहे थे। तो जो ड्राइंग शीट होती है, ये भी एक बहुत ही मेजर पार्ट है आपके ड्राइंग का, बहुत ही मेजर पार्ट है आपके ड्राइंग का। उसमें जब हम ड्राइंग बोर्ड पे ड्राइंग शीट रखेंगे तो उसको बड़े ही से काम करेंगे। ड्राइंग शीट जो होनी चाहिए वो आपकी जल्दी गंदी ना हो, चिकनी सतह की हो, ताकि उससे बड़े बड़े सावधानी से, बड़े आराम से ड्राइंग बोर्ड बनाया जा सके। तो ड्राइंग शीट जैसे ड्राइंग बोर्ड कई डायमेंशंस में आता है, उसी तरह ड्राइंग शीट भी कई डायमेंशंस में आती है, जिसके बारे में हमें जानना ज़रूरी है। तो ड्राइंग शीट के 6 तरह के डायमेंशंस में आती है: A0, A1, A2, A3 और A4, A5। सबसे बड़ी जो ड्राइंग शीट है वो हम देख रहे हैं A0 है, जिसका डायमेंशन है 841 mm गुणे 1179 mm। तो ये सबसे बड़ा ड्राइंग शीट है हमारा। लगभग 1200 mm इसकी चौड़ाई है, और गहराई इसको लगभग 850 mm की है। तो इसके ये जो ड्राइंग शीट है सबसे बड़ी ड्राइंग शीट है। इससे बड़ी भी ड्राइंग शीट आपको मिलती है, लेकिन जो रेडीली अवेलेबल जो चीज़ें आपको मिल जाएंगी वो A0 से A5 ड्राइंग शीट आपको बड़ी इजीली रेडीली अवेलेबल आपको मार्केट में मिल जाएंगी। पहला है A0, उसके बाद आता है A1, फिर A2, A3, A4 और A5। सबसे छोटी जो ड्राइंग शीट है वो A5 है, जिसका डायमेंशन 148 mm इंटू 210 mm है। तो ये अलग अलग तरीके की ड्राइंग शीट जिनके प्रकार हैं। अब हमने एक बहुत ही कॉमनली नाम मार्केट में सुना है A4 साइज़ की शीट। तो A4 यहाँ भी लिखा है, जिसका डायमेंशन है 210 इंटू 297 mm, जिसको अगर हम सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो लगभग 21 सेंटीमीटर चौड़ाई, और जो लंबाई है वो लगभग 30 सेंटीमीटर। तो जो हम A4 शीट देखते हैं या जो जानते हैं वो नॉर्मली वो भी इतनी ही होती है, मतलब ये वही A4 शीट है जिसके बारे में हम जानते हैं। तो अब हम अगर A0 से आते हैं नीचे, तो जो हमारी A0 शीट है अगर हम देखेंगे A1 में, तो जो इसकी जो छोटा साइज़ है इसका, वो अब उसका जो लंबाई है वो उसकी चौड़ाई बन गई। जो A0 की लंबाई थी वो A1 की चौड़ाई बन गई, और जो उसकी चौड़ाई थी उसका आधा लगभग आधा हो गया वहाँ पे। तो इस तरह से हम अनुमान लगा सकते हैं कि जो सबसे बड़ी ड्राइंग शीट होगी, अगर उसको हम बीच से उसके सबसे लंबे पार्ट से उसको आधे में काट दें, आधे में फाड़ दें, आधे में बांट दें, तो जो दूसरा पार्ट होगा वो A1 बन जाएगा। फिर A1 को अगर हम उसके सबसे लंबे पार्ट से आधे से काट दें तो A2 बन जाएगा। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा ड्राइंग बॉक्स। ड्राइंग बॉक्स जैसे हम जानते हैं, इसमें बो लाइनर, इंक, पेंसिल, डिवाइडर, कंपास, स्लेट, पेचकस, ये सारी चीज़ें होती हैं जिसका इस्तेमाल हम ड्राइंग बनाने की चीज़ों में बड़े आसानी से कर सकते हैं, जिनका इस्तेमाल करके हम ड्राइंग बड़े आसानी से बना सकते हैं। अब यह है कि ड्राइंग यंत्रों को उपयोग करने में कौन सी सावधानियाँ, ये सारे थे हमारे ड्राइंग उपकरण जिनके बारे में हमने अभी पढ़ा। अब इनको उपयोग करने में कौन कौन सी सावधानियाँ होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो जब हम इनको यूज़ करें तो इनमें गंदगी नहीं होनी चाहिए, जिससे हमारे ड्राइंग शीट
गंदा ना हो, ये इसको टी स्क्वायर को लगाते समय या सेट स्क्वायर को लगाते समय उसको साफ़ करना चाहिए, एबोनी एज पे लगाना चाहिए, जिससे वो हमारी ड्राइंग शीट को ना फाड़े। तो इस तरह के हमेशा स्केल का ही उपयोग करना चाहिए लाइन खींचने के लिए, जिससे टेढ़े मेढ़े ना हो, ख़राब ना हो तो हमारी ड्राइंग शीट। तो इस तरह से अगर हम अपने सारे ड्राइंग उपकरणों का इस्तेमाल बड़े ही सावधानी से, बड़े ही जानकारी से करेंगे तो हमारे ड्राइंग बनाना हमारे लिए कभी मुश्किल नहीं होगा। तो कहते हैं ना, हमें अपने औजारों का उपयोग कैसे करना है उसके बारे में बहुत अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, तभी हम अपने चीज़ों को बहुत ही इफ़िशिएंटली, बहुत ही आसानी से, बहुत ही एक्यूरेटली बना सकते हैं। धन्यवाद।